हमारी दुनिया के डेजर्ट, विशाल खाली खाली दिखने वाले लैंडस्केप्स जिन्हें हवा ने और सूरज की तेज धूप ने बनाया है। इनकी पहचान है इनकी कमी, पानी की लैक। यहाँ बारिश एक बहुत ही कम और पल भर का तोहफा है जो पूरे साल में 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और रात होते ही बहुत तेजी से गिर जाता है। सूरज की होटी लगातार पड़ती रिमेंती है, रेत और चट्टानों पर इतनी तेजी से पड़ती है जितनी पृथ्वी पर और कहीं नहीं मिलती। यह एक ऐसी दुनिया है जहां सब कुछ बहुत ज्यादा है, एक ऐसी जगह जो जीवन के लिए बड़ोकुल सही नहीं लगती। फिर भी यह बेजान नहीं है। सभी डिफिकल्टों के बावजूद अलग अलग तरह के जीवों ने इन सूखी जमीनों को अपना घर बना लिया है। उन्होंने सिर्फ डिफिकल्टों का सामना ही नहीं किया है, बल्कि वे फले फूले भी हैं और सबसे मुश्किल जगहों पर भी जीने के मास्टर बन गए हैं। हजारों सालों के चेंज के बाद पौधों और जानवरों दोनों ने ही कई तरह की रणनीतियां और खास शारीरिक बनावटें अपनाई हैं, जिनमें से हर एक कुदरत की कमाल की समझ का सबूत है। छोटे से कीड़े से लेकर बड़े से बड़े जानवर तक जीवन ने अपना रास्ता ढूंढ लिया है। बायोलॉजी के नियमों को बदलकर रेगिस्तान की चुनौती को जीत लिया है। इस सफर में हम इनमें से कुछ सबसे कमाल के जीवों के बारे में जानेंगे। हम उन राजों का पता लगाएंगे जो उन्हें वहां पानी ढूंढने में मदद करते हैं जहां पानी नहीं होता, भयंकर हॉटी सहने में मदद करते हैं और ऐसी दुनिया में फलने फूलने में मदद करते हैं जो कमजोर जीवों को हरा देती। ये सूखी दुनिया के चैंपियन हैं, कुदरत के सबसे मजबूत खोजकर्ता। मेरे साथ जुड़ें और हम उन सबसे दिलचस्प एडेप्टेशंस को गिनेंगे जो रेगिस्तान में जीवन को न केवल संभव बनाते हैं बल्कि असाधारण भी बनाते हैं। शायद रेगिस्तान में रिमेने वाले सभी जीवों में सबसे आइकॉनिक कैक्टस है। ये पानी बचाने का एक जीता जागता मॉन्यूमेंट है। जो इसकी पत्तियां दिखती हैं वो असल में इसकी बदली हुई टहनियां हैं, यानी कांटे। ये खास एडेप्टेशन वैल्यूएबल पानी को हवा में उड़ने से बहुत कम कर देता है और प्यासे जानवरों से अपनी रक्षा भी करता है। इस प्लांट की स्किन मोटी वैक्सी क्यूटिकल होती है जो सूखी हवा से बचाने वाली एक वाटरप्रूफ सील है। चौड़ी पत्तियों के बजाय कैक्टस में एक मोटा फ्लैशी स्टेम होता है जो क्लोरोफिल से हरा होता है और जिसने फोटोसिंथेसिस का जरूरी काम संभाल लिया है। यही स्टेम एक बड़े फैलने वाले रिजर्वोयर का काम करता है जो कभी कभार होने वाली बारिश के बाद पानी जमा करने के लिए फूल जाता है। जमीन के नीचे इसकी वर्कयाबी का एक और राज छुपा है। कैक्टाई में एक शैलो लेकिन बहुत फैला हुआ रूट सिस्टम होता है जो जमीन के ठीक नीचे फैला होता है। इससे वे एक स्पॉन्ज की तरह काम कर पाते हैं और थोड़ी सी बारिश से भी ज्यादा से ज्यादा पानी सोख लेते हैं, इससे पहले कि वो रेत में गायब हो जाए। इसके अलावा कई CAM या क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म नाम की फोटोसिंथेसिस का एक खास तरीका इस्तेमाल करते हैं। दूसरे प्लांट्स के उलट वे अपने स्टोमेटा, अपनी स्किन के छोटे छोटे पोर्स सिर्फ रात की ठंडक में खोलते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ले सकें। ये गैस जमा की जाती है और फिर दिन में फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल की जाती है। पोर्स को धूप की होटी से कसकर बंद रखा जाता है जो सर्वाइवल की एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है। क्रियोसोट बुश से डेजर्ट में बारिश की खुशबू आती है। इसकी मौजूदगी अमेरिकन साउथ वेस्ट के बड़े बड़े इलाकों की पहचान है। यह मजबूत झाड़ी एंड्योरेंस की मास्टर है। इसकी पत्तियां छोटी होती हैं और एक चिपचिपी तेज रेसिन से ढकी होती हैं। यह कोटिंग सिर्फ खुशबू के लिए नहीं है, यह एक नेचुरल सनस्क्रीन की तरह काम करती है। हार्श सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है और सबसे जरूरी बात, नमी को लॉक करती है। पानी के लॉस को बड़ों कुल कम करती है। पत्तियां छोटी और मजबूत होती हैं, ओवरहीटिंग से बचने और इस सूखे माहौल में पानी की हर आखिरी बूंद को बचाने के लिए यह एक सोची समझी डिजाइन है। यह पौधा लगभग इंडिस्ट्रक्टिबल लगता है, जो कई सालों तक एक्सट्रीम ड्राउट में भी सरवाइव कर सकता है। इसकी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी जमीन के नीचे तक फैली हुई है, जहां यह एक क्लेवर ड्यूअल रूट सिस्टम का इस्तेमाल करता है। एक गहरी टैप रूट नीचे की ओर जाती है, सतह से बहुत नीचे पानी के सोर्सेज को ढूंढती है, जबकि शैलो रूट्स का एक नेटवर्क किसी भी अचानक बारिश को कैप्चर करने के लिए फैलता है। लेकिन शायद इसका सबसे चालाक एडेप्टेशन केमिकल है। क्रियोसोट बुश अपने आसपास की मिट्टी में एलेलोकेमिकल्स छोड़ता है, टॉक्सिक कंपाउंड्स जो दूसरे पौधों की ग्रोथ को रोकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि इसे पानी और न्यूट्रिएंट्स जैसे स्कैर्स रिसोर्सेज के लिए कम कंपटीशन का सामना करना पड़े, जिससे अनफॉरगिविंग लैंडस्केप में इसका अपना एक्सक्लूसिव टेरिटरी बन जाता है।
रेगिस्तान की चिलचिलाती होटी में एक पेड़ का दिखना एक मृग तृष्णा जैसा लग सकता है। फिर भी मेस्काइट न केवल जिंदा रिमेनता है बल्कि फलता फूलता भी है, जिसका राज रेत के नीचे गहराई में छिपा है। यह एक सच्चा हाइड्रोलॉजिस्ट है, पानी खोजने का विशेषज्ञ जहां पानी का कोई नामो निशान नहीं होता। इसका राज इसकी मूसला जड़ टैप रूट है, जो जैविक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत कमाल है। ये जड़ें अविश्वसनीय लंबाई तक बढ़ सकती हैं, कभी कभी 50 मीटर या 160 फीट से भी ज्यादा सीधे जमीन में गहराई तक जा सकती है। ये मिट्टी की सूखी ऊपरी परतों को पार कर सीधे गहरे स्थायी भूजल स्तर तक पहुंचती है, जो जीवन देने वाली नमी का एक भरोसेमंद स्रोत है जहां दूसरे पौधे कभी नहीं पहुंच सकते। पानी के इस स्थिर स्रोत तक पहुंच मेस्काइट को पत्तियों की एक छतरी बनाए रखने में मदद करती है, जिससे रेगिस्तान के दूसरे जीवों को कीमती छाया मिलती है। हालांकि ये अभी भी एक डेजर्टी पौधा है और ये फिजूल खर्ची नहीं करता। इसकी पत्तियां छोटी और बारीक कटी हुई होती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन के जरिए पानी का नुकसान कम होता है। और जब सबसे ज्यादा और लंबे सूखे का सामना करना पड़ता है तो मेस्काइट के पास खेलने के लिए एक आखिरी हताश पत्ता होता है। ये अपनी पत्तियां पूरी तरह से गिरा सकता है, जिससे यह निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। अपनी सारी ऊर्जा और पानी बचाकर रखता है जब तक कि बारिश चाहे कितनी भी दूर हो आखिरकार वापस न आ जाए। यह धैर्य और गहरी सहनशीलता की रणनीति है। ओकोटिल्लो साल के ज्यादातर टाइम पर आसमान की तरफ जाती हुई सूखी कांटेदार डंडियों के गुच्छे जैसा दिखता है। यह बेजान सूखे रेगिस्तान में एक कंकाल जैसा दिखता है, पर यह एक कमाल का धोखा है। यह पौधा सबसे बड़ा अवसरवादी है, जो उस एक चीज का बहुत सब्र से इंतजार कर रिमेना है जो इसे जिंदा कर सकती है, रेन। जब आखिरकार तूफान आता है तो एक जबरदस्त चेंज होता है। कुछ ही दिनों में ये बेजान दिखने वाली डंडियां छोटे अंडाकार हरे पत्तों से भर जाती हैं। पौधा एकदम से जिंदा हो उठता है, तेजी से फोटोसिंथेसिस करता है और जब तक नमी रिमेनती है तब तक एनर्जी जमा करता है। तेजी से बढ़ने और सुप्त रिमेने का यह चक्र ही इसके जीवित रिमेने की कुंजी है। पत्ते टेम्परेरी यानी कुछ समय के लिए होते हैं, जिन्हें कभी भी छोड़ा जा सकता है। जैसे ही जमीन फिर से सूखती है, पत्ते मुरझाकर गिर जाते हैं और ओकोटिल्लो अपनी सुप्त अवस्था में लौट आता है, अपने संसाधनों को बचाता है। लंबी बेंत जैसी डंडियां पानी के नुकसान को रोकने के लिए मोम जैसी परत से ढकी होती हैं और सुरक्षा के लिए नुकीले कांटों से लैस होती हैं। फोटोसिंथेसिस खुद तनों की हरी छाल के अंदर बहुत कम लेवल पर भी जारी रह सकती है। यह जीवन एक्टिविटी के झटकों में जिया जाता है, रेगिस्तान की बारिश की अप्रत्याशित धड़कन के साथ एक परफेक्ट तालमेल। एक अच्छी विंटर रेन के बाद एक मिरेकल हो सकता है। कुछ हफ्तों के लिए डेजर्ट की जमीन वाइब्रेंट रंगों के कारपेट में बदल सकती है। ये डेजर्ट एन्युअल्स या एफेमेरल्स का काम है। ये प्लांट्स बोटानिकल दुनिया के अल्टीमेट स्प्रिंटर्स हैं। वे कैक्टस या मेस्कीट की तरह एंड्योरेंस के लिए नहीं बने हैं। उनकी पूरी लाइफ स्ट्रेटजी स्पीड पर बेस्ड है। वे साल के ज्यादातर समय, कभी कभी कई सालों तक, मिट्टी में प्रोटेक्टेड एक डॉर्मेंट सीड से ज्यादा कुछ नहीं होते। वे इंतजार करते हैं, कभी कभी दशकों तक, जब तक टेम्परेचर और मॉइस्चर की प्रिसाइज कंडीशंस पूरी नहीं हो गोजन। जब वह सिग्नल आता है तो वे एक्शन में आ जाते हैं। वे जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं, फूलते हैं और एक बहुत ही कम समय में नए बीज पैदा करते हैं। कभी कभी कुछ ही हफ्तों में अपना पूरा लाइफ साइकिल पूरा कर लेते हैं। उन्हें वापस आती हीट और ड्राउट के खिलाफ अपनी रेस जीतनी होगी। उनके बीज अक्सर बहुत हार्डी होते हैं, उन इनहिबिटर्स से ढके होते हैं जो केवल एक सिग्निफिकेंट डाउनपोर से धुलते हैं, जिससे वे एक हल्की डिसेप्टिव शॉवर के बाद जर्मिनेट नहीं होते। यह बूम और बस्ट का जीवन है, एक फ्लीटिंग शानदार डिस्प्ले जो अपना फ्यूचर पूरी तरह से अगली जनरेशन की रेजिलियंस पर बैंक करता है, जो रेत के नीचे छिपी और इंतजार कर रिमेनी है। ऊंट रेगिस्तान का सबसे खास यात्री है, एक ऐसा जानवर जो इस माहौल के लिए इतना परफेक्ट है कि लगता है उसे इसी के लिए बनाया गया है। उसकी मशहूर कुबड़ पानी से भरी नहीं होती जैसा कि अक्सर माना जाता है, बल्कि वो फैट का भंडार होती है। एनर्जी का ये सोर्स ऊंट को बिना खाने के कई दिनों तक चलने देता है और फैट को कुबड़ में जमा करने से बाकी शरीर पतला रिमेनता है, जिससे हॉटी कम करने में मदद मिलती है। उसके घने फर का कोट बोझ नहीं है, बल्कि एक जरूरी कवच है जो उसे दिन की तेज हॉटी से बचाता है और रेगिस्तान की ठंडी नाइटों में गर्म रखता है। उसकी लंबी टांगें
उसके शरीर को जलती हुई जमीन से ऊपर रखती हैं। ऊंट की हर खूबी रेगिस्तान में जिंदा रहने का एक सबक है। उसके चौड़े गद्देदार पैर उसके वजन को फैलाते हैं और उसे नरम रेत में धंसने से बचाते हैं। वह अपनी नाक बंद कर सकता है ताकि उड़ती रेत अंदर न जाए, और लंबी घनी पलकों की 2 कतारें उसकी आंखों के लिए भी वही काम करती हैं। सबसे खास बात यह है कि वह पानी बचाने का उस्ताद है। वह कुछ ही मिनटों में 100 लीटर से ज्यादा पानी पी सकता है ताकि खुद को फिर से हाइड्रेट कर सके। उसका शरीर डिहाइड्रेशन के ऐसे लेवल को सहन कर सकता है जो ज्यादातर दूसरे मैफेचेस के लिए जानलेवा होगा, और उसकी किडनी और आंतें पानी को फिर से सोखने में बहुत कुशल होती हैं, जिससे सूखा मल और बहुत गाढ़ा पेशाब बनता है और कुछ भी बेकार नहीं जाता। कंगारू रैट एक ऐसा क्रीचर है जो अपनी पूरी जिंदगी बिना पानी पिए जी सकता है। ये पानी बनाने का मास्टर है। ये अपने खाए हुए सूखे बीजों से मेटाबॉलिक वाटर प्रोडक्शन की प्रक्रिया से अपनी जरूरत का सारा पानी बना लेता है। इस कीमती खुद से बने पानी को बचाने के लिए इसने कई खास चेंज अपनाए हैं। ये सिर्फ रात में ही बाहर निकलता है। दिन की तेज होटी ये एक ठंडी नमबिल में बिताता है, जिसे यह मिट्टी से बंद कर देता है ताकि नमी अंदर ही रिमेन। इसका शरीर विज्ञान कमाल का है। इसकी किडनी किसी भी स्तनपाई में सबसे अच्छी होती है। ये बहुत ज्यादा गाढ़ा पेशाब बनाती है जो लगभग ठोस होता है। इससे पानी का नुकसान कम होता है। इसका मल भी इसी तरह सूखा होता है। यहाँ तक कि जो हवा यह छोड़ता है उससे भी पानी का नुकसान हो सकता है। इसलिए इसके पास एक जटिल नाक होती है जो छोड़ी हुई हवा को ठंडा करती है, जिससे पानी की भाप जम जाती है और शरीर से बाहर निकलने से पहले ही फिर से सोख ली जाती है। यह अपने गालों में फर से ढकी थैलियों में बीज जमा करता है, जिससे इसके मुंह की नमी सूखे बीजों को गीला करने में बर्बाद नहीं होती। यह एक ऐसी जिंदगी है जो संभावनाओं की कगार पर जी जाती है। फेनेक फॉक्स दुनिया की सभी लोमड़ियों में सबसे छोटी है, जिसे उसकी सबसे खास पहचान उसके बड़े बड़े कानों से तुरंत पहचाना जा सकता है। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, हालांकि इसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज है कि यह रेत के नीचे शिकार को हिलते हुए भी पहचान लेती है। ये असल में पर्सनल रेडिएटर्स हैं। कान त्वचा की सतह के पास रक्त वाहिकाओं के एक घने नेटवर्क से भरे होते हैं। जैसे जैसे गर्म खून उनमें से बहता है, होटी ठंडी रात की हवा में फैल जाती है, जिससे लोमड़ी को हांफने या पसीना बहाकर कीमती पानी बर्बाद किए बिना अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ये ज्यादा होटी की समस्या का एक बहुत ही आसान और असरदार हल है। कई सफल डिजर्टी जानवरों की तरह फेनेक फॉक्स भी रात में निकलता है। रात में शिकार करके सूरज की तेज होटी से बचता है। इसकी मोटी रेतीले रंग की फर इसे बेहतरीन छलावरण और इंसुलेशन देती है, जिससे यह ठंडी डिजर्टी नाइटों में गर्म रिमेंती है, और दिन के समय जब यह अपने बिल में आराम करती है तो सूरज की किरणों से बची रिमेंती है। इसके पैर भी बहुत अच्छी तरह से अनुकूलित होते हैं, जो मोटी फर से ढके होते हैं, जो पंजों को गर्म रेत से बचाते हैं और इसे ढीली जमीन में अतिरिक्त पकड़ देते हैं। इसे अपने भोजन से ज्यादातर पानी मिल जाता है। कीड़े, छोटे चूहे और पक्षी एक मांसाहारी जो अपने सूखे घर के लिए पूरी तरह से बना है। डेजर्ट टॉर्टोइज एक पुराना सर्वाइवर है, एक ऐसा क्रीचर जो दुनिया में अपनी बिना जल्दबाजी वाली चाल से चलता है। उसकी जिंदगी पेशेंस और कंजर्वेशन की है। उसका सबसे ऑब्वियस एडेप्टेशन उसका मोटा गुंबददार शेल है, जो शिकारियों से बहुत अच्छी प्रोटेक्शन देता है और सूखी हवा से एक बैरियर प्रोवाइड करके पानी के लॉस को कम करने में भी मदद करता है। लेकिन उसकी असली जीनियस उसके बिहेवियर में है। डेजर्ट के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, हॉट और कोल्ड दोनों से बचने के लिए टॉर्टोइज एक एक्सपर्ट एक्सकवेटर है, जो कई मीटर लंबे एक्सटेंसिव बरोज खोदता है। यहाँ वह अपनी जिंदगी का 95% तक एक स्टेबल टेम्परेट एनवायरनमेंट में बिता सकता है। यह सबटेरेनियन लाइफस्टाइल उसके सर्वाइवल की की है। जब कंडीशंस टफ होती हैं, तो वह एस्टिवेट कर सकता है समर डॉर्मेंसी की एक स्टेट लंबे पीरियड्स के लिए। पानी की कमी से निपटने के लिए उसका सबसे रिमार्केबल एडेप्टेशन उसका अपना ब्लैडर है। ये सिर्फ वेस्ट के लिए नहीं है, ये एक कैंटीन की तरह काम करता है। टॉर्टोइज अपने ब्लैडर में बड़ी मात्रा में पानी स्टोर कर सकता है, कभी कभी अपने बॉडी वेट का 40% तक, और लॉन्ग ड्राई स्पेल्स के दौरान जरूरत पड़ने पर उसे अपने सिस्टम में वापस रीअब्सॉर्ब कर सकता है। यह एक्सट्रीम्स की जमीन में जिंदगी के लिए एक स्लो, डिलिबरेट और इनक्रेडिबली सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है।
गीला मॉन्स्टर दुनिया की कुछ जहरीली छिपकलियों में से एक है। यह नॉर्थ अमेरिकी डेजर्टों में धीरे चलने वाला लेकिन एक खतरनाक क्रीचर है। इसका सुस्त स्वभाव असल में इसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि एनर्जी बचाने की एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है। बहुत धीमे मेटाबॉलिज्म के साथ यह हर साल मुट्ठी भर बड़े भोजन पर जीवित रह सकता है। जब इसे खाना मिलता है, जैसे अंडे, घोंसले के बच्चे या छोटे मैफेसेस, यह एक बार में अपने शरीर के वजन का 1/3 तक खा सकता है। इन दुर्लभ दावतों से मिली एक्स्ट्रा एनर्जी फैट के फॉर्म में जमा हो जाती है, लेकिन कुबड़ में नहीं, बल्कि इसकी मोटी सॉसेज जैसी पूंछ में। यह पूंछ एक जरूरी एनर्जी रिजर्व का काम करती है, जो मुश्किल समय में साफ तौर पर सिकुड़ जाती है। रेगिस्तान की होठी से बचने के लिए गिला मॉन्स्टर ज्यादातर सुबह और शाम को एक्टिव रिमेनता है, या सबसे गर्म होठी के महीनों के दौरान यह पूरी तरह से रात में एक्टिव रिमेनता है। बाकी समय यह छिपा रिमेनता है। कछुए की तरह यह भी एक समर्पित बिल खोदने वाला क्रीचर है, जो अपना ज्यादातर जीवन अपनी पनाहगाह के ठंडे स्थिर माहौल में जमीन के नीचे बिताता है। धीमे मेटाबॉलिज्म, फैट स्टोरेज और जमीन के नीचे रिमेने का यह कॉम्बिनेशन गीला मॉन्स्टर को एनर्जी और पानी बचाने का असली मास्टर बनाता है, ऐसे माहौल में जहां दोनों की बहुत कमी है। रेगिस्तान की सतह, सच कहूं तो, बहुत ज्यादा होटी वाली होती है और छिपकलियों और सांपों जैसे कोल्ड ब्लडेड या एक्टोथर्मिक सरीसृपों के लिए यह एक चुनौती और एक अवसर दोनों है। वे अपने शरीर के तापमान को कंट्रोल करने के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर करते हैं। वे गर्म होने और एक्टिव होने के लिए सुबह की धूप में सेंक सकते हैं, लेकिन दोपहर की धूप में ज्यादा गर्म होने से बचने के लिए उन्हें छाया या जमीन के नीचे बिल में जाना पड़ता है। उनकी स्केली स्किन सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, यह वास्तव में एक वाटरप्रूफ बैरियर है जो पानी के नुकसान को रोकने में बहुत असरदार है, जो सूखी हवा में एक जरूरी फायदा है। उनमें से कई एक्सपर्ट बिल खोदने वाले होते हैं, जो जबरदस्त स्पीड से ठंडी रेत में गायब हो जाते हैं। कुछ ने सचमुच अनोखे एडेप्टेशन डेवलप किए हैं। साइडविंडर रैटलस्नेक ने, उदाहरण के लिए, चलने के एक खास तरीके को परफेक्ट किया है। अपने शरीर को लूप में फेंककर उसके शरीर के केवल 2 छोटे हिस्से एक बार में गर्म रेत को छूते हैं, होठी को कम से कम सोखते हुए और ढीली सतहों पर आसानी से चलने में मदद करते हुए। ऑस्ट्रेलिया के डेजर्टों में थॉर्नी डेविल एक जीती जागती स्पंज जैसा है। उसकी जटिल कांटेदार स्किन माइक्रोस्कोपिक खांचों से ढकी होती है। ये चैनल सुबह की ओस और किसी भी बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और केशिका क्रिया के जरिए पानी को सीधे उसके मुंह के कोनों तक पहुंचाते हैं, जिससे वह बिना किसी पोखर को ढूंढे पानी पी सकता है। रेगिस्तान के सबसे ज्यादा रिमेने वाले प्राणी अक्सर सबसे छोटे होते हैं, कीड़े। वे एक मजबूत वैक्सी एक्सोस्केलेटन से ढके होते हैं। यह एक तरह का कवच होता है जो उन्हें सहारा देता है, और सबसे जरूरी बात, ये एक वाटरप्रूफ लेयर होता है जिससे पानी की कमी बहुत कम हो जाती है। उनमें से बहुत सारे रात में निकलने वाले होते हैं। वे अपनी बर्रों से या चट्टानों और पौधों के नीचे छिपी जगहों से केवल रात की थोड़ी ठंडी में ही बाहर निकलते हैं। इस छोटे से चेंज से वे बहुत ज्यादा होटी और पानी की कमी के सबसे बड़े खतरे से बच पाते हैं। वे रेगिस्तान के इकोसिस्टम की शांत छिपी हुई आबादी हैं। कुछ ने पानी पाने के लिए बहुत ही शानदार तरीके ईजाद किए हैं। नामिब में, जो सच में धरती पर सबसे सूखे जगहों में से एक है, डार्कलिंग बीटल के पास एक कमाल की तरकीब है। सुबह सुबह जैसे ही अटलांटिक से कोहरा आता है, बीटल रेत के टीले की चोटी पर चढ़ जाता है और सिर के बल खड़ा हो जाता है। उसका शरीर नम हवा की तरफ झुका होता है और कोहरे से पानी की छोटी छोटी बूंदें उसके ठंडे एक्सोस्केलेटन पर जम जाती हैं। बूंदें एक साथ मिलकर उसकी पीठ पर बनी चैनलों से सीधे उसके मुंह में चली जाती हैं। ये सच में हवापी रिमेना है। इस व्यवहार को फॉग बास्किंग कहते हैं, और ये जीवन का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे यह सबसे मुश्किल जगहों पर भी पानी ढूंढने के लिए ढल जाता है। गहरे जड़ वाले मेस्कीट से लेकर फॉग बास्किंग बीटल तक, रेगिस्तान एक बंजर जमीन के फॉर्म में नहीं, बल्कि जीवन की एक कॉम्प्लेक्स और वाइब्रेंट टैपेस्ट्री के फॉर्म में सामने आता है। हमने देखा है कि पौधे अपने ही फ्लैश में पानी कैसे स्टोर करते हैं और कैसे जानवर सबसे ड्राई सीड से इसे बनाते हैं। हमने ऐसे क्रीचर्स देखे हैं जो सूरज की होटी को एक शील्ड की तरह पहनते हैं, और दूसरे जो इसके टच से बचने के लिए स्कॉल्डिंग सैंड पर डांस करते हैं।
हर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइजेशन का एक मार्वल है। हीट और ड्राउट की गंभीर चैलेंजेस का एक जीवित लाइब्रेरी ऑफ सॉल्यूशंस। उनका सर्वाइवल एफिशिएंसी, पेशेंस और इनक्रेडिबल इंजेन्युइटी की एक कहानी है। ये एडेप्टेशंस सिर्फ क्यूरियोसिटीज नहीं हैं, वे ऐसे टूल्स हैं जो जीवन की इस सरप्राइजिंग डाइवर्सिटी को हमारे प्लैनेट के सबसे इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट्स में से एक में फलने फूलने की अनुमति देते हैं। रेगिस्तान वीकनेस को माफ नहीं करता और इसलिए इसने नेचुरल वर्ल्ड में कुछ सबसे रेजिलिएंट और परफेक्टली ट्यून्ड ऑर्गेनिजम्स को बनाया है। वे दिखाते हैं कि सही स्ट्रैटेजी के साथ जीवन कहीं भी एक फुटहोल्ड ढूंढ सकता है, एक्सट्रीम एडवर्सिटी को एक यूनिक अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है। रेगिस्तान एवोल्यूशन की एंडलेस क्रिएटिविटी और एंड्यूरिंग पावर का एक टेस्टमेंट है। इन सर्वाइवर्स की कहानी उस डेलिकेट बैलेंस की एक पावरफुल रिमाइंडर है जो उन्हें बनाए रखती है। उनकी दुनिया हार्श होने के बावजूद फ्रैजिल है। जैसे जैसे हम इन रिमार्केबल एडेप्टेशंस को एक्सप्लोर और अंडरस्टैंड करते रिमेनेंगे, हमें पृथ्वी पर जीवन की टेनेसिटी के लिए एक गहरी एप्रिसिएशन मिलती है और उन प्रीशियस इंट्रिकेट इकोसिस्टम्स के लिए जो लाखों सालों से बन रिमेन हैं। रेगिस्तान की शांति एम्प्टीनेस की नहीं है, बल्कि एक गहरी और एंशिएंट विजडम की है जो बस समझे जाने का इंतजार कर रिमेनी है।